हेलो गाइस, आई एम सुमित एंड वेलकम टू अ सीरीज इन ऑफिशियल फिजिक्स। हम पढ़ रहे थे रोटेशनल मैकेनिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा भाई रोटेशन क्या होता है। कोई भी बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी करी, हमने और भी बाकी सारे टॉपिक्स हैं उनकी भी स्टडी करी, जैसे कि कंजर्वेशन क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ों की बात करी हमने। नाउ मूविंग ऑन, इसके पहले मैं इस रोटेशनल मैकेनिक्स में थोड़े और आगे जाऊँ, मैं बात करना चाहता हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं एक चीज़ बताना, मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। मान लीजिए 3 बॉडीज़ गिवन है, ठीक है। आपको बोला गया है इन तीनों बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार निकालिए आप येलो एक्सिस के अबाउट, एक बार निकालिए आप ग्रीन एक्सिस के अबाउट। तो आप बोलोगे ठीक है निकाल देंगे, समेशन mr² हमको मालूम है। लेकिन जब आप ग्रीन एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो इसका जो आर होगा वो ये तीनों होंगे, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ करें हैं। जब आप येलो एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो जो आर होगा वो क्या होगा, एक बार ये होगा, एक का ये होगा और तीसरे का ये होगा। 3 आर अलग होंगे। आप देख रहे हो दोनों में से आर किसका ज़्यादा है, येलो वाले का आर ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है मास तो कांस्टेंट रहेगा, समेशन mr², येलो का आर ज़्यादा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट येलो एक्सिस ज़्यादा रहेगा। तो इससे मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम कंपेयर करें किसी एक्सिस के अबाउट तो उस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा रहेगा जो ज़्यादा दूर रहती है, ठीक है। या फिर उल्टा बोल सकता हूँ, अगर मास एक्सिस से ज़्यादा दूर है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों, समेशन mr², मास तो कांस्टेंट है, आर बढ़ रहा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। बस आपको यहाँ से मैं इतनी बताना चाहता था कि अगर मास एक्सिस से दूर रखा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह लीनियर मोमेंटम होता है उसी तरह एंगुलर मोमेंटम होता है। टॉर्क आपने देखा था r×f होता है, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम होता है r×p। यहाँ पर r होता है पोजीशन वेक्टर और p होता है आपका लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये आपको पता है, मतलब ये आपको जिस तरह आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था उसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी होता है r×p। p क्या होता है mv, r×mv mvr, ठीक है। अब लेकिन ये तो mvr तो लीनियर वेलोसिटी हो गई, v तो लीनियर वेलोसिटी हो गई, उसके टर्म्स में फॉर्मूला बता दिया। अब चूंकि मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में बात करूँ। तो v क्या होता है, v होता है ओमेगा आर, और जब आप v को ओमेगा आर सब्सटीट्यूट करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा mr² ओमेगा। v को ओमेगा आर आप रखो तो m ओमेगा r², ठीक है, वही आ गया। तो दिस इज व्हाट फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, दिस इज फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम mr² ओमेगा। ये तो हो गई एक पार्टिकल की बात। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्क है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, ठीक है, तो इस पार्टिकल में मूवमेंट ऑफ, इस सिस्टम का पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, छोटा सा कोई भी पार्टिकल है जो मैं ग्रीन उससे शो कर रहा हूँ। एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल, ऐसे इनफाइनाइट नंबर पार्टिकल होंगे तो समेशन ऑफ हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है, mr² ओमेगा। सबको सम कर देंगे क्या आ जाएगा, समेशन mr² ओमेगा। और समेशन mr² क्या होता है, आई। ओमेगा तो कांस्टेंट है क्योंकि हर पार्टिकल का, तो ये हो गया आई ओमेगा। ओमेगा कैसे कांस्टेंट है भाई, कोई भी पार्टिकल हो ओमेगा तो कांस्टेंट है क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अगर एंगुलर वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है तो आप सर्कुलर मोशन का जो लेक्चर है पीछे जाके उसमें देख लीजिए एक बार, उसमें शायद उसमें एंगुलर वेरिएबल के टर्म्स में ये एक्सप्लेन होगा कि ओमेगा क्यों कांस्टेंट है, ठीक है भाई। क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन करा था, जितना थीटा पार्टिकल ए मूव कर रहा है उतना ही थीटा पार्टिकल बी भी मूव करेगा। जब थीटा सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ओमेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो आई ओमेगा हो गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ लिया है। हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम के केस में चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स। उसी तरह चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क। आई एम सॉरी, आई रिपीट इट, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। जिस तरह लीनियर मोमेंटम डिफाइन करा था हमने उसी तरह इसको भी डिफाइन कर रहे हैं। dp/dt होता था एफ एक्सटर्नल, dl/dt होता है टॉर्क एक्सटर्नल, ठीक है। ये बोल रहा है कि इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर नेट टॉर्क जीरो है, देख लीजिए आप, नेट टॉर्क जीरो है तो dl/dt क्या हो जाएगा, जीरो, dl क्या हो जाएगा, जीरो। अब dl जीरो मतलब चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम सेम है, कांस्टेंट है। तो ये वही बोल रहा है कि अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। जिस तरह हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, जब नेट फोर्स जीरो रहता है, उसी तरह
अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, ठीक है। यही हमने देखा था, ये दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई डांसर है, वो डांस कर रही है, तो बीच में एक स्टेप आती है जिसमें उसको रोटेट होना है, तो वो इस एक्सेस के अपनी ही बॉडी के अबाउट ऐसे रोटेट हो रही है, एक्सेस ड्रॉ करिए, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन आप समझ जाइए। पहले केस में क्या है, इसके हाथ बाहर हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद क्या करती है, अपने दोनों हाथों को अंदर ले लेती है, ठीक है, ऐसे। तो आप देखिए, क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है? नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा, आई ओमेगा कंजर्व है। अब आप ध्यान से देखो, पहले केस में जो आई है, पहले केस में हाथ दूर है, मतलब मास दूर है, तो मतलब पहले केस में आई ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड केस। पहले केस में आई ज़्यादा है। अब जैसे ही वो ये पास ला रही है हाथ, तो इसका मतलब हो गया है कि आई कम हो गया है, ठीक है। हाथ पास लाया तो आई कम हो गया, लेकिन आई ओमेगा तो कांस्टेंट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, नेट टॉर्क नहीं लग रहा है। आई कम हो गया मतलब ओमेगा बढ़ गया होगा, तभी तो आई ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है भाई। आई ओमेगा कांस्टेंट है, अब आई कम हुआ है तो ओमेगा तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब है जब वो अपना हाथ पास ला रही है तो उसकी रोटेशन की जो स्पीड है वो बढ़ गई है, वो ज़्यादा तेज घूम रही होगी। तो ये हो गया एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ओके, मूविंग ऑन। भाई हमने पढ़ा था इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है, हमने देखा था वो बॉल वाले केस से, अगर बॉल ऐसे जाके लगती है दीवार पे तो पहले ऐसे जा रही रहती है, बाद में ऐसा हो जाता है, तो उसका जो दीवार से टकराने का टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसका मतलब है जो फोर्स लग रहा होगा वो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, उस फोर्स को बोलते थे इम्पल्सिव फोर्स। उसके कारण जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता था उसको बोलते थे इम्पल्स। इसी तरह चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओवर स्मॉल टाइम, ठीक है, इज नोन एज एंगुलर इम्पल्स। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ओवर स्मॉल टाइम। टी क्या होता है? टी होता है डी एल बाई डी टी, ठीक है। डी टी को आप दूसरी साइड ले आइए तो टी हो गया आपका, डी एल हो गया टी डी टी। चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओवर स्मॉल टाइम हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। यही होता है इम्पल्स, ठीक है। दिस इज इम्पल्स का फॉर्मूला। जिस तरह आपने एंगुलर लीनियर इम्पल्स से डील करा था उसी तरह आप एंगुलर इम्पल्स से भी डील करिए। नाउ काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जिस तरह वहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इस तरह यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोई नई टाइप की एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट न्यू काइंड ऑफ एनर्जी, ये वही पुरानी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर है। जब आप हाफ एम वी स्क्वायर को और सॉल्व करोगे ना रोटेशन के केस में, तो आपको ये आ जाता है। कैसे आ जाता है मैं बोल रहा हूँ, लिख के नहीं बताऊँगा, ठीक है। क्रैश कोर्स है, हमें जल्दी देखना है। हाफ एम वी स्क्वायर होगा, ठीक है। जब रोटेट होती है कोई भी बॉडी तो क्या होता है, हर पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी बस चेंज होती है। तो मैं बस एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ आपको। हाफ एम वी स्क्वायर हो गया इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो है नहीं, लेकिन रोटेशन के कारण क्या वेलोसिटी होगी, ओमेगा आर। तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समेशन कर दो, हर पार्टिकल के लिए कर दूंगा तो समेशन हो जाएगा। तो हाफ समेशन एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कांस्टेंट है, समेशन एम आर स्क्वायर क्या हो गया आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज हाउ यू विल गेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने ये सारा जो एक्सरसाइज करी आपको बताने का, ये कैसे आई है हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तक कैसे पहुँचो, बस इसलिए करिए कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ अलग होती है, भी वही होती है, बस इसका डेरिवेशन वहीं से आता है। ये कोई नई काइंड की एनर्जी नहीं है, ये आपको बताने के लिए बस मैंने ये पूरे बताया है कि कैसे होता है। एक और टर्म होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आई बाय एम, मतलब अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास, ठीक है। ये रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करो, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स में हम जितना पढ़ सकते थे हमने पूरा पढ़ लिया है, जितने कॉन्सेप्ट्स कवर हो सकते थे हमने कर लिया। हमने लीनियर मोशन से उसको एनालॉगस लेते हुए इसलिए पढ़ा है, लीनियर मोशन से कंपेयर करते हुए इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ चुका है, लीनियर मोशन पढ़ चुका है, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके होगे अभी तक। तो आप अगर लीनियर मोशन से कंपेयर करके देखोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी समझने में आसान हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए हमने कंपैरेटिव स्टडी करी है। अब मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो होगा वो पूरे मैकेनिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, रोलिंग मोशन। क्यों, लोगों को प्राय टफ लगता है थोड़ा वो, लेकिन वो होता नहीं है, वो बहुत इजी होता है क्योंकि वो भाई इतना प्रैक्टिकल है कि आप कहीं भी देखो आपको रोलिंग मोशन का एग्जाम्पल दिख ही जाता है, आपको रोटेशन का एग्जाम्पल नहीं दिखेगा, ठीक है।
आपको रोलिंग एग्जाम्पल काफ़ी जगह दिख जाएगा, रोटेशन का भी दिखता है हर जगह, लेकिन रोलिंग का ज़्यादा जगह दिख जाएगा, ठीक है। कार मार मूव होती है, वो लीनियर मोशन में मूव होती है अगर आप सेंटर ऑफ मास करो, लेकिन आप उसका व्हील देखोगे वो रोल होता है। हालांकि अभी बात नहीं करेंगे रोलिंग मोशन की, अगले लेक्चर में बात करेंगे, मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रोलिंग मोशन पढ़ेंगे। जहाँ तक बात है, ये हमारे मैकेनिक्स का आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि रोलिंग मोशन मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक होता है। इसके बाद हम कोई और टॉपिक देखेंगे, ऑप्टिक्स या एसएचएम जो भी होगा वो देखेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड एज आई ऑलवेज से कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग थिंग्स, क्योंकि बिना रिवीजन बिना प्रैक्टिस के चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है और साथ में प्रैक्टिस तो आप करते ही रहो। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।